Welcome to this new episode of Advantage, where we learn how to read newspapers and how to extract important, relevant points from a newspaper article from UPSC exam perspective. So, this article is from The Hindu of 24th February, and the article is about Indian industry needs innovation, not mindless toil. इंडियन इंडस्ट्री नीड्स इनोवेशन नॉट माइंडलेस टॉयल टॉयल का मतलब माइंडलेस टॉयल का मतलब बिना सोचे समझे मेहनत किए जा रहे हैं। तो इंडियन इंडस्ट्री को जो है इनोवेशन की ज़रूरत है, ना कि आंख बंद करके बस मेहनत किए जा रहे हैं। गधा मजदूरी की ज़रूरत नहीं है। इंडियन इंडस्ट्री को इनोवेशन की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। अ फ्यू मंथ्स अगो दिस राइटर एंड दिस कलीग्स इंटरव्यू। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये राइटर और ये जो थे, दिस राइटर एंड हिज कलीग विजिटेड समथिंग सम फैक्ट्री इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन लुधियाना, एंड दे फाउंड कि उनके पास हमेशा बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आराम करने का भी उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बैकग्राउंड बिल्ड किया जा रहा है इस आर्टिकल का। It is puzzling that some of the well known corporate leaders in the country have been urging Indians to work longer hours. Puzzling मतलब ये विचार करने वाली स्थिति है, सोचने वाली भी स्थिति है कि कुछ वेल नोन कॉर्पोरेट लीडर्स जो हैं, वो अर्ज कर रहे हैं आजकल इंडियंस को ज़्यादा देर काम करने के लिए। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति और एल&टी के चेयरमैन साहब ने भी इन लोगों ने बोला कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इंडियंस कम काम करते हैं, संडे वनडे को भी काम कीजिए। इस तरीके के बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट आए थे। तो लेबर वर्किंग आवर्स और आप कह सकते हैं कि लेबर लॉज, इन चीज़ों से रिलेटेड यूपीएससी का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो सोचने वाली स्थिति है कि जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं वो अर्ज कर रहे हैं, अर्जिंग मीन्स ऐसा बार-बार बोल रहे हैं, आप इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि इंडियंस शुड वर्क लॉन्गर आवर्स। They may not be aware that most of India's workforce are informal and must work extremely long hours, sweating to earn a living। ठीक है? तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उसी चीज़ को आगे कह रहे हैं कि उन कॉर्पोरेट लीडर्स को शायद ये चीज़ पता नहीं है कि मोस्ट ऑफ इंडिया वर्कर्स आर इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब पता होना चाहिए आपको। आगे हम लोग देखेंगे इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेटअप में ज़्यादा इंडियन वर्कर्स काम करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं, स्वेटिंग टू अर्न अ लिविंग, खून पसीने की कमाई जिसे आप कहते हैं, स्वेटिंग टू अर्न अ लिविंग। इन 23-24 पीरियोडिक लेबर फोर्स, पीएलएफएस, पीएलएफएस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं टॉपिक हो सकता है यूपीएससी के लिए, पर्टिकुलरली फॉर प्रीलिम्स। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सर्वे जो है इसके फाइंडिंग्स क्या होते हैं, ये सर्वे बेसिकली बताता है इंडिया के एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, वर्क पॉपुलेशन रेशियो के बारे में। तो एक कुछ कोर चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता रखना होना होना चाहिए। तो 2023-24 का जो पीएलएफएस था, दैट शोड ओनली 21.7% ऑफ इंडियाज वर्कर्स वर इन रेगुलर जॉब्स विद अ सैलरी, व्हाइल द रेस्ट वर कैजुअल वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत अच्छा फैक्ट है ये। आप अपने एग्ज़ाम में, अपने आंसर्स में, मेन आंसर में अगर आप इस फैक्ट को कोट करते हैं, तो बहुत अच्छा फैक्ट है। ये फैक्ट आपको बतला रहा है कि इन फॉर्मल सेक्टर्स में जो वर्कर्स हैं, दे आर मच लोअर देन इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है? फॉर्मल सेक्टर में रेगुलर जॉब जिसे कह सकते हैं, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? जैसे सपोज़ कीजिए कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जहाँ पे मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम नहीं है, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, वो कहा जा रहा है कि उस तरीके के जॉब में सिर्फ़ नियरली 22% लोग ही काम कर रहे हैं, बाकी के जो लोग हैं कैजुअल वर्क में हैं, लाइक डेली वेज लेबरर्स, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। जॉब पे हैं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद उनकी कहानी खत्म। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ तो जॉब है, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ तो मामला खत्म। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी लोग निकाल दिए जाते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये 2 जो टर्म्स हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
आपकी इकोनॉमी के बेसिक्स में भी ये चीज़ें बताई गई हैं। अगर नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। उसी से रिलेटेड एक अच्छा-सा फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, तो फैक्ट आपको ये पता हो तो बहुत अच्छी बात है। और फैक्ट का सोर्स है पीएलएफएस। इवन विद इन द कैटेगरी ऑफ रेगुलर वर्कर्स, अप्रॉक्सिमेटली हाफ ऑफ देम हैड टू फेस इनफॉर्मल वर्किंग कंडीशंस। ठीक है? तो यहाँ बता रहा है कि जो रेगुलर वर्कर्स भी हैं, उनके भी नियरली हाफ ऑफ द रेगुलर वर्कर्स हैड टू फेस इनफॉर्मल वर्किंग कंडीशंस। कैसे? दे डिड नॉट हैव अ रिटन जॉब कॉन्ट्रैक्ट, वे आर नॉट एलिजिबल फॉर पेड लीव, डिड नॉट रिसीव एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। रेगुलर में तो हैं, बट रेगुलर में होने के बावजूद उनके साथ दिक्कत क्या है? सपोज़ कीजिए कि कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है, प्रोविडेंट फंड जैसी कोई चीज़ नहीं है, टाइमली सैलरी नहीं मिल रही है आपको, रिस्क है कि कभी भी आपको निकाला जा सकता है नौकरी से। ठीक है? तो कहा जा रहा है कि रेगुलर तो एम्प्लॉयड हैं, सपोज़ कीजिए कि आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, आप टाइम से आ जा रहे हैं, महीने की सैलरी आपकी आ रही है। बट जो बेसिक चीज़ें हैं, जो ये डिफाइन करती हैं एक रेगुलर सेक्टर को, फॉर्मल सेक्टर को, वो चीज़ उस कंपनी में लैकिंग है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो कहने को तो रेगुलर सेक्टर में हैं, पर रियलिटी में उन्हें रेगुलर सेक्टर का एज़ सच कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा। ठीक है? कंपीटिंग विद चीप लेबर एडवांटेज बाय पब्लिकली एक्सप्रेसिंग देयर प्रेफरेंस फॉर हैविंग लॉन्गर वर्किंग आवर्स, इंडस्ट्री बॉसेस हैव इनएडवर्टेंटली, मींस अनअवॉइडेबली, confirmed a well-known yet not much discussed fact. Indian industry continues to drive its competitive advantage. ठीक है? अब यहाँ पे एक पॉइंट बताने वाले हैं, थोड़ा-सा इन्होंने कहा कि चलिए वो इंडस्ट्री के जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, वो कह तो रहे हैं कि ज़्यादा देर काम करो। पर क्या लॉजिक है इसके पीछे? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? और ऐसा कह रहे हैं कि ज़्यादा देर वर्किंग आवर ज़्यादा होना चाहिए, तो उसका कनेक्शन क्या है? तो यहाँ पे आगे वो बताएँगे राइटर साहब कि इंडियन इंडस्ट्री जो है कंटिन्यूज़ टू डिराइव इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेनली फ्रॉम चीप लेबर रादर देन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है? तो आप इसको ऐसे समझिए, सपोज़ कीजिए कि ये इंडिया है और इंडिया में पॉपुलेशन बहुत हाई है, स्किल्स बहुत कम है, जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, लेकिन पॉपुलेशन हाई है। तो उस केस में क्या है, लेबर सप्लाई यहाँ बढ़ गया। ठीक है? सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है, लेकिन डिमांड ऑफ लेबर कम है। ठीक है? जो डिमांड ऑफ लेबर कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा हो गया और डिमांड ऑफ लेबर कम हो गया, मीन्स वेजेस जो है, मजदूरी जो हो गई वो सस्ती हो गई। सपोज कीजिए कि एक जॉब है और जॉब को करने के लिए, और जॉब की कीमत शुरू में लगाई गई 500 रुपये पर डे, और जॉब को करने वाले 10 लोग हैं और ज़रूरत एक ही बंदे की है। तो 10 में से तो एक बंदा बोले लगा भैया मैं 450 रुपये में कर लूंगा, दूसरा बोलेगा भैया मैं 425 में कर लूंगा, तीसरा उठ के आएगा और कहेगा कि भैया मैं 300 रुपये में कर लूंगा। तो वेज कम हो गया ना, बिकॉज नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा हैं पर सप्लाई कम है। ठीक है? जॉब की सप्लाई कम है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इस और दूसरा केस आप लीजिए, एक कि जर्मनी। ठीक है? जर्मनी है, वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई प्रोफाइल है, पर लेबर सप्लाई कम है। ठीक है? तो जर्मनी अपना ध्यान किस चीज़ पे रखेगा? कैपिटल पे ज़्यादा, ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करेगा कि लेबर सप्लाई ना भी हो, फिर भी उसका काम चल जाए। मशीन्स के बेसिस पे, एआई के बेसिस पे, रोबोट्स के बेसिस पे। और इंडिया का है लेबर ज़्यादा है, तो इंडिया का एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? अगर इंडिया किसी मल्टीनेशनल कंपनी को अगर इंडिया चाहती है कि वो इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाए, तो इंडिया क्या बोलती है? बेसिकली इंडिया के बोलने का ही आर्गुमेंट होता है कि भैया हमारे यहाँ लेबर बहुत आसानी से, आप आ जाओ। अब आप देखो बीपीओ इंडस्ट्री, इंग्लिश स्पीकिंग जो इंडियंस हैं बहुत ज़्यादा नंबर में है। ठीक है? वो क्या है कि अमेरिकन बीपीओ सेक्टर के, अमेरिकन सेक्टर से, अमेरिकन इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, वहाँ के कॉल सेंटर इंडिया में चल रहे हैं। ठीक है? तो दिस इज़ काइंड ऑफ कि यहाँ की लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो है। दिस इज़ इंडियाज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि लेबर सप्लाई हियर इन इंडिया इज़ मोर देन रिक्वायर्ड, नो डाउट। और इसीलिए हमारे यहाँ वैसी कंपनीज़ ज़्यादा आ रही हैं, जिन्हें लेबर की ज़रूरत हो, सस्ते लेबर की ज़रूरत हो। अब यही बीपीओ वाले, अगर वो जो अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी है, अगर अपना कस्टमर केयर अमेरिका में खोले, तो अमेरिका में उसे बहुत ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी।
तो उन्होंने क्या सोचा कि भैया इंडिया के लोगों से सस्ती नौकरी निकलवा लो, सस्ता काम करवा लो और कम पैसे दे दो। तो यही यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का कांसेप्ट आता है कि इंडिया के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बिकॉज़ इंडिया के पास लीवर ज़्यादा है और इस वजह से इंडिया कैन अट्रैक्ट कंपनीज बेस्ड ऑन कि हमारा लेबर कम ज़्यादा है या सस्ता है, आप आकर के करो। और इंडिया का जो है चीप है, लेबर चीप है, ठीक है, बहुत सस्ता है, मजदूरी कम है, सैलरी कम देनी पड़ेगी, ठीक है, रादर देन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसलिए इंडिया का जो इंडस्ट्री है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं है, ज़्यादा ओरिएंटेड नहीं है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए हम आज भी दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। ये तो बात हो गई इंडिया की। डेवलप्ड वर्ल्ड में क्या सीन है? डेवलप्ड वर्ल्ड में क्या है कि सरप्लस एक्सट्रैक्शन अंडरवेंट ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्ग होगा, बहुत पहले ही ये सब काम होता था। चीप लेबर बहुत पहले था। फ्रॉम मेकिंग वर्कर्स लॉन्गर आवर्स टू एम्प्लॉइंग देम मोर efficiently with superior technologies and management practices। डेवलप्ड वर्ल्ड में क्या था कि ये बहुत पहले ऐसा हुआ करता था कि वर्कर से ज़्यादा काम करवा लो। विद टाइम चेंजेस आई हैं। किस तरीके के चेंजेस? सुपीरियर टेक्नोलॉजी आई और उसके बेसिस पे जो है डेवलप्ड वर्ल्ड में बहुत कुछ बदलाव आया। बेस्ड ऑन वर्कर्स कंडीशंस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। इसको आप हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन इन 18th century, Marx wrote, in its werewolf hunger for surplus labor, capital oversteps even the merely physical maximum bounds of the working day. It steals the time required for consumption of fresh। ठीक है, ये मार्क्स ने कहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था ब्रिटेन में बेसिकली, तो वहां पे क्या था, मशीन्स पे बहुत ज्यादा फोकस होने लगा, मशीन्स का प्रमोशन होने लगा। जैसे टेक्सटाइल्स में मशीन्स, स्टीम इंजन आने लगे, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईज़ी होने लगा। उसके पहले क्या था कि ह्यूमन लेबर पे डिपेंडेंट थी ब्रिटेन की इकोनॉमी, बट विद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मशीन से आने के बाद ह्यूमन लेबर पे डिपेंडेंस कम होती चली गई और मशीन्स पे ज़्यादा बनती चली गई। तो उससे क्या है, ह्यूमन्स का जो लेबर्स थे, लेबर क्लास था, उनकी लाइफ़स्टाइल में बहुत कुछ चेंजेस आए। तो मार्क्स का ये जो स्टेटमेंट है ये आईआर के कॉन्टेक्स्ट में है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आईआर का मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पे है। आईआर के कॉन्टेक्स्ट में मार्क्स का स्टेटमेंट है कि जो लेबर वर्किंग क्लास है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फ्रेश एयर भी कंज्यूम करने का, फ्रेश एयर और सनलाइट का भी उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ, हाउएवर वर्किंग कंडीशंस इन ब्रिटेन इंप्रूव्ड इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि ये 19th सेंचुरी में जो है वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हुई। बिकॉज जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो बहुत दिन तक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट ग्रेजुअली आया ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो स्टार्ट हो गया 18th सेंचुरी में, बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट आते आते इट इज इन बाय द मिड ऑफ 19th सेंचुरी वहाँ की कंडीशंस बदलने लगी, सुधार हुआ। सुधार होने के बहुत सारे कारण थे, रेगुलेशंस भी उस तरीके के थे और लेबर यूनियन का प्रेशर भी था और कुछ इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप तीन तरीके के पॉइंट्स देख सकते हैं कि अगर आप वर्कफोर्स लेबर्स की अगर कंडीशन में अगर इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो किन किन एस्पेक्ट पे काम करने की जरूरत है। तो पहला एस्पेक्ट है रेगुलेशंस के लेवल पे। दूसरा एस्पेक्ट है कि यूनियंस होने चाहिए, मतलब लेबर्स जो हैं वो यूनाइट होने चाहिए अपने राइट्स के लिए। एक्चुअली यूनाइट नहीं, एक्चुअली वो अवेयर होने चाहिए अपने राइट्स को लेकर के। तो दूसरा ये है और थर्ड है कि इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है, तो 3 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये खुल के ऐसा नहीं कहा जा रहा है, पर इसी को बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। अगर आपसे यूपीएससी सपोज़ करे कीजिए कि क्वेश्चन पूछ देता है, सजेस्ट मेजर्स टू रिफॉर्म द लाइफ ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है किसी क्वेश्चन में, तो वहाँ पे ना आप ये सजेशंस दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी लेवल पे कुछ चेंजेस करनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड मेक इट्स लेबर रेगुलेशंस इफेक्टिव। Laborers and workforce should be aware of their rights, and government should also implement some economic and technological reforms. With this, life of the workforce in India can be improved। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना है और इसको मेंस पर्सपेक्टिव से नोट करना है। ठीक है, टुडे वर्कर्स इन रिच कंट्रीज पुट इन मच फीवर आवर्स बट हैव सिग्निफिकेंटली हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आज के डेट में क्या है कि रिच कंट्रीज में समय कम लगा रहे हैं वर्कर्स लोग और प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस है, ना कि कितने घंटे काम कर रहे हैं।
इस बीच सपोज़ कीजिए कि किसी ज आप अगर आपके आस-पास कहीं मकान बन रहा हो, अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, तो आप देखेंगे कि मज़दूरों से पूरा काम कराया जाता है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। खूब काम कराओ कि भैया हमने 8 घंटे, 9 घंटे काम करा और लास्ट में उसे 400-500 जो भी रुपए दे दो। ये हो गया ड्यूरेशन, क्वांटिटी पे फ़ोकस हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ राइटर साहब कह रहे हैं अल्टीमेट राइटर साहब का कहने का इंटेंशन ये है कि फोकस शुड बी ऑन प्रोडक्टिविटी नॉट क्वांटिटी। कितने घंटे काम करा, उस पे फ़ोकस नहीं होना चाहिए, क्वालिटी पे फ़ोकस होना चाहिए कि किस किस तरीके पे का काम करा। जैसे आप यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका फ़ोकस होना चाहिए क्वालिटी ऑफ स्टडी, नॉट कि क्वांटिटी ऑफ स्टडी। आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, पर पता चले उसमें क्वालिटी की पढ़ाई नहीं है। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, इसको प्रोडक्टिविटी, वर्कफ़ोर्स की प्रोडक्टिविटी से इसको कनेक्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू डाटा रिपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल आईएलओ के डाटा के हिसाब से एन एम्प्लॉइज एवरेज वीकली वर्क आवर्स, एक कुछ सिंपल सा डाटा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एवरेज वीकली वर्क आवर्स, औसतन रूप से एक हफ्ते में कितने घंटे लोग काम करते हैं। तो 38 घंटे काम, 38 आवर्स इन यूएस, 36.6 इन जापान एंड 46.7 इन इंडिया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। आप इसको कोट कर सकते हैं मेंस के आंसर्स में। ठीक है, प्रीलिम्स में चांसेस कम है कि ऐसा कुछ आए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेश्चन आए, पर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको कोट कर सकते हैं। India's capitalists have deployed one strategy after another to ensure that they have at their disposal a large workforce willing to work long hours for low wages. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया का जो वो है, इंडियाज कैपिटलिस्ट हैव डिप्लॉयड वन स्ट्रेटजी। इंडियन जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उन्होंने एक स्ट्रेटजी डिप्लॉय करी हुई है। आ, वो स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव ये है कि उनके पास एक बड़ा सा लेबर फोर्स अवेलेबल रहे काम कराने के लिए, और उनको बहुत कम कम मजदूरी पे एम्पल अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स, उनके लिए लेबर फोर्स उनके सामने तैयार रहे ताकि वो अपना काम करा सकें। बिग बिजनेसेस इंडिया हैव अबेटेड मतलब प्रोवोक किया, उस चीज को प्रमोट किया, स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडस्ट्री फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर व्हिच इज गवर्न्ड बाय रेगुलेशंस ऑफ वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वेयर सच रूल्स डू नॉट अप्लाई। कहा जा रहा है कि जो बिग बिजनेसेस हैं, उन्होंने इंडस्ट्री में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट को प्रमोट किया, एबेट किया। कैसा है स्ट्रक्चरल शिफ्ट? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से अनऑर्गेनाइज्ड की तरफ। तो जैसा मैंने बोला, फॉर्मल से इनफॉर्मल, तो मोर और लेस सेम मीनिंग यही है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ एक शिफ्ट आ रहा है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है। और उस स्ट्रक्चरल शिफ्ट को प्रमोट कौन कर रहा है? तो बिग बिजनेसेस इंडिया के कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, इन इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स अक्रॉस द कंट्री देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ स्मॉल यूनिट्स। अब यहाँ पे एग्जाम कुछ समझाया गया है एग्जाम्पल दे करके। राइटर साहब अपने इस पॉइंट को साबित करने की कोशिश करेंगे कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की प्रोमिनेंस, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का फैलाव क्यों बढ़ता जा रहा है कंट्री में, इसका उदाहरण देंगे आपको। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप जाएं इंडस्ट्रियल एरियाज कोयम्बटूर और लुधियाना में, तो आपको पता चलेगा कि बहुत छोटे-छोटे यूनिट्स लगे हुए हैं। लगभग हर घर में आपको मशीन्स और छोटे-छोटे शेड्स के अंदर मशीन वगैरह चलने की आपको आवाज़ आती रहेगी। और हर घर जो है लगभग है, जो भी एक एस्टेब्लिशमेंट है छोटा-छोटा, वो कुछ ना कुछ एक छोटा-मोटा पार्ट और कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहा है। और वो सारा कंपोनेंट जो है एक प्रोडक्शन नेटवर्क को फीड कर रहा है, और उसके बेसिस पे कंपनी चल रही है। क्या मतलब है इसका? सपोज कीजिए कि एक साइकिल बनानी है, ठीक है। अब ये जो साइकिल बनानी है, तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं। कुछ नट बोल्ट है, टायर है, ब्रेक्स हैं, ठीक है, प्लास्टिक है, सीट कवर है, ठीक है, स्पोक है, चेन है, बहुत सारे हैं। अब सपोज कीजिए कि ये पूरी साइकिल एक ही फैक्ट्री में बनने लगे, तो उसके लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। हर कंपोनेंट को बनाने के लिए अलग-अलग यूनिट एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, और बहुत सारे लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोग आपको चेन बनाने में काम करेंगे, कुछ लोग सीट बनाने में काम करेंगे, कुछ लोग प्लास्टिक पे काम करेंगे, ठीक है, कुछ लोग ब्रेक्स पे काम करेंगे, कुछ टायर पे काम करेंगे। तो बहुत वो जो एस्टैब्लिशमेंट है, बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा।
और वो होगा प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ेंगे। पर हो क्या रहा है आजकल, लोगों ने क्या करा है कि ऐसा सिस्टम बनाया है कि एक छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट बना दिया, वहां पे सिर्फ टायर बनेगा। एक छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट बनाया, वहां पे सिर्फ ब्रेक बनेगा। एक छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट बनाया, वहां पे सिर्फ सीट बनेगी। और यहाँ से टायर्स, ब्रेक और सीट और बाकी की चीजें चली गई एक दूसरी जगह पे, और वहां पे सब कुछ असेंबल करके एक साइकिल बना दिया गया। तो दिखने में क्या हुआ, ये सारी छोटे-छोटे एस्टेब्लिशमेंट रहे, पर अल्टीमेटली जो है एक प्रोडक्शन नेटवर्क है, एक बड़े से किसी आउटकम के लिए। तो वहीं पे प्रोडक्शन नेटवर्क की यहाँ पे बात की जा रही है, द सेम प्रोडक्शन नेटवर्क। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा यूनिट है, यहाँ पे 5 ही लोग काम करते होंगे, यहाँ पे 3 लोग काम करते होंगे, यहाँ पे 4 लोग काम करते होंगे। तो गवर्नमेंट के जो पर्टिकुलर रेगुलेशंस हैं, वहाँ से सारे बच गए हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं, उनको डेली मजदूरी के आधार पर रख लिया गया है। तो ये एक तरीके का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जो यहाँ पे बात कही जा रही है। इन मोस्ट स्मॉल फर्म्स, द ओनर्स ऑफन फॉर्मर वर्कर्स वर्क अलोंगसाइड द हायर्ड लेबरर्स। तो कहा जा रहा है कि जो ओनर हैं और फार्मर वर्कर भी हैं, वो भी मजदूरों के साथ साथ ही काम कर रहे हैं। तो क्लैरिटी नहीं है लोगों के बारे में, और सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और लग रहा है कि घर की कंपनी टाइप का है। पर एक्चुअली वो जो कंपनी है, वो एक बड़े प्रोडक्शन नेटवर्क को सपोर्ट कर रही है। Over 70% of India's manufacturing workforce are in a small unregistered enterprises। बहुत अच्छा फैक्ट है, इस फैक्ट का सोर्स नहीं दिया गया है। अगर आपको कोई सोर्स रिलेटेड कोई फैक्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, इस फैक्ट को आप कहीं यूज कर सकते हैं एग्जाम्स में, मेंस में। ओवरऑल इसका अगर आप देखें तो ओवरऑल आइडिया ये कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स का जो है अनरजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज में ज़्यादा लोग हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज में लोग ज़्यादा हैं, नियरली लाइक मेजोरिटी, मोर देन नियरली 70% लोग। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। लूजिंग आउट इनोवेशन। अब यहाँ पे राइटर साहब बताएंगे, इनोवेशन के एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। रिलेशंस बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज फर्म्स। इस पूरे पैराग्राफ में स्मॉल एंड लार्ज फर्म्स के ऊपर एक डिस्टिंक्शन एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो relation between small and large firms have not been mutually enriching, but instead have been enfeebling the small firms even more। कह रहे हैं कि जो बड़े फर्म और जो लार्ज फर्म हैं, उनमें म्यूचुअली एनरिचिंग, एक दूसरे को बेनिफिशियल रिलेशन होना चाहिए, जैसा कि जापान में है। बट इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन ऐसा है कि जो स्मॉल फर्म्स हैं, दे आर एनफिबलिंग। फिबल का मतलब होता है टू मेक सम, फिबल का मतलब हुआ इज लाइक वीक, कमजोर। एनफिबल, फिबल इज एन एडजेक्टिव, एनफिबल एक वर्ब हो गया, मीन्स टू मेक समवन, समवन और समथिंग वीक। तो स्मॉल फर्म्स जो है एनफिबल हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। इन इंटरव्यूज दिस राइटर, अब यहाँ पे अपने राइटर साहब अपने बारे में कुछ बताएंगे कि इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है। द बिगर फर्म्स टिपिकली डिले देयर पेमेंट सेवरल मंथ्स। तो बड़े फर्म्स जो हैं छोटे फर्म्स को उसका जो पेमेंट होता है उसको क्लियर करने में बहुत टाइम लगाते हैं। बिग फर्म्स रिफ्यूज टू पे मोर फॉर द पार्ट्स डिस्पाइट इंक्रीजेज इन मटेरियल। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ भी जाता है, फिर भी पेमेंट उनको टाइम पे नहीं मिलता, बड़े फर्म्स हमेशा उसको डिले करते हैं। तो ऑल दीज आर एट अ टाइम व्हेन स्मॉल फर्म्स आर, और ये सब तब हो रहा है जब स्मॉल फर्म्स को ऑलरेडी दिक्कत है, परेशानी से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एक चीज बताई कि स्मॉल फर्म और लार्ज फर्म में, और किस तरीके से बिग फर्म्स का जो लार्ज फर्म का जो बिहेवियर है, किस तरीके से वो स्मॉल फर्म्स को और ज्यादा कमजोर कर रहा है, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। India's factories are increasingly dependent on workers who are employed through contractors। आ गया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर वाला एस्पेक्ट, जो मैं शुरू में आपको बता रहा था, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम चल रहा है और इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो फैक्ट्रीज है इंडिया की, वो उसमें कॉन्ट्रैक्टर वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट दिया गया है, फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, बस आप इतना मान के चलिए कि जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफ ऑल वर्कर्स हु ज्वाइन इंडियाज फैक्ट्री सेक्टर आफ्टर इतना 56% आर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। ओवरऑल यहाँ आप इसको ऐसे मान के चलिए, 56% उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बिकॉज सोर्स नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो ओवरऑल आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की जो संख्या है, दैट इज ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉर सिंस स्टार्टिंग फ्रॉम 2011-12। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय
Labor regulations are paid much lower wages than directly employed workers. अब यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का एक नेगेटिव पॉइंट दिया हुआ है। जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनके साथ क्या-क्या दिक्कत है? पहली दिक्कत रेगुलेशन वाली है, दूसरी दिक्कत लो पे वेजेस वाली है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का मतलब ये होता है कि सपोज़ कीजिए कि आपको किसी ने नौकरी दी और बोला कि आपकी नौकरी जो है सिर्फ़ 1 साल के लिए है, 1 ईयर, ठीक है? 1 ईयर के अंदर 1 ईयर 1 साल तक आपको जो-जो सैलरी है वो आपको बता दिया गया कि महीने की ₹10,000 आपको देंगे, ठीक है? आने-जाने का आपको डेली ₹100 देंगे, खाने के लिए आपको ₹100 देंगे। ऐसा आपको कुछ कंडीशन बना दिया गया है, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा गया आपके साथ और आपका एम्प्लॉयमेंट 1 साल के लिए फिक्स किया गया। 1 साल से पहले भी आपको निकाल सकता है किसी न किसी ग्राउंड पे, जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो उस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन किया हुआ है। बट बेसिकली 1 साल तक आपकी जॉब सिक्योर होती है। अब 1 साल के बाद का कुछ ठिकाना नहीं कि आपका क्या होने वाला है। हो सकता है 1 साल के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करके फिर से 1 साल के लिए रिन्यू कर दे, या तो ये हो सकता है, या तो आपको नौकरी से निकाल ही दे कि भई आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। मतलब जॉब सिक्योरिटी बाकी जगह भी ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट वाले सेक्टर में जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, तो आपको इसको ध्यान पता होना चाहिए इसका। Workers who migrate from their villages to seek jobs in distant lands form the core of the labor supply for Indian industry. जो वर्कर्स हैं, जो माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, बिहार के वर्कर्स चले गए लुधियाना, मुंबई काम करने के लिए, ठीक है? ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, दे फॉर्म द कोर ऑफ द लेबर सप्लाई ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। आप देखोगे कि नॉर्थ इंडियन स्टेट यूपी, बिहार और उड़ीसा साइड के जो लोग हैं, वो लगभग कंट्री के हर जगह फैक्ट्रीज में आपको मिल जाएंगे। तो दे आर फॉर्मिंग द कोर ऑफ द लेबर सप्लाई ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। लो वेजेस माइग्रेंट वर्कर्स रिसीव मैनिफेस्ट देयर मल्टीपल डिसएडवांटेजेस। लो वेजेस का जो है डिसएडवांटेज की बात की जा रही है ऑन अकाउंट ऑफ देयर सोशल पोजीशन एंड देयर लैक ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट्स और एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। किस तरीके के डिसएडवांटेजेस हैं लो वेजेस की वजह से? लो वेजेस मतलब जहां मजदूरी बहुत कम है, निम्न है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सोशल पोजीशन जो है उनकी बहुत वीक है। ओनरशिप ऑफ एसेट भी उनके पास नहीं है, ज़्यादा कुछ उनके पास ओनरशिप नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, और सोशल सिक्योरिटी तो है ही नहीं। अब टर्म है यहाँ पे, सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब है? जैसे इंश्योरेंस प्लान्स, ठीक है? हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, इस तरीके की सोशल सिक्योरिटी नहीं है। जॉब नहीं है, जॉब कन्फर्म नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। तो अल्टीमेटली इनके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, इनके बारे में आप इनको अच्छे से ध्यान देकर के नोट डाउन कीजिए। वेजेस हैव बीन पुश्ड डाउनवर्ड, प्रॉफिट्स हैव सोared स्पेशली आफ्टर द आउटब्रेक। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि कोविड के बाद से कंपनीज़ का प्रॉफिट तो बढ़ गया है, पर जो वेजेस हैं, वो डाउनवर्ड हो गए हैं। और यहाँ पे कुछ डाटा दिया जा रहा है, बट अगेन इस डाटा का सोर्स नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक पॉइंट तो वैलिड है, अच्छा पॉइंट है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को कहीं लिख रहे हैं तो सपोर्टिंग में ना आपको एक कुछ डाटा देना होगा, और उस डाटा के साथ वो सोर्स भी देना होगा कि भाई दिस इज द इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये वाला सिचुएशन है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो ऐसी चीज़ों को लेकर कॉशियस रहिएगा। आंख बंद करके किसी चीज़ को नहीं ले लेना है, ठीक है? फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट नहीं करना है। हो सकता है पॉइंट सही हो कि प्रॉफिट बढ़े हैं और वेजेस कम हुए हैं, हो सकता है पॉइंट हो, बट वो है कि नहीं, इस चीज़ को हमें देखना है न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम। किसी राइटर का ओपिनियन आँख बंद करके नहीं लेना है। दी गारमेंट इंडस्ट्री, एक केस स्टडी दिया जा रहा है यहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री का, कि गारमेंट इंडस्ट्री में जो है चीप लेबर का ओवर रिलायंस है, चीप लेबर पे बहुत ज़्यादा टिके हुए हैं, लेकिन इंडियन इंडस्ट्री जो है शूटिंग इटसेल्फ इन द फुट। हाँ, ये बहुत अच्छा सा फ्रेज है। आप कहते हैं ना हिंदी में अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, तो इट इज़ लाइक शूटिंग इटसेल्फ इन द फुट। इंडियन इंडस्ट्री जो है, गारमेंट इंडस्ट्री पर्टिकुलरली, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है, चीप लेबर पे ओवर ज़्यादा रिलाइड है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सस्ते लेबर पे, इस वजह से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है। और इस वजह से हिंडरिंग का मतलब है अवरोध है इन इट्स फॉरवर्ड मूवमेंट इन द लॉन्ग रन, स्पेशली ग्लोबली ग्लोबली। तो क्या है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया, डिपेंडेंट है सस्ते मजदूरी पे, अपने पाँव पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया, ग्लोबली compete नहीं कर पा रहे हैं, नई चीज़ें नहीं ला पा रहे हैं और ग्लोबली compete नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है? वन एक्सपेक्ट्स अ लेबर सरप्लस इंडिया टू आउटशाइन अदर कंट्रीज़। लेबर सरप्लस सरप्लस अगर कंट्री है, तो कायदे से आउटपुट ये होना चाहिए कि इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो। पर ऐसा है नहीं। India's share of the worldwide export of garments has remained stagnant. Stagnant मतलब ज़्यादा बढ़ा नहीं, एज इट इज एक्सपोर्ट का ओनली 3.1% ही इंडिया से है। गारमेंट की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, ओवरऑल एक्सपोर्ट की नहीं, सिर्फ गारमेंट रिलेटेड एक्सपोर्ट की बात की जा रही है। ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, अगेन एक ऐसा डाटा है, हो सकता है वैलिड हो, बट सोर्स नहीं दिया हुआ है। का बताया जा रहा है कि चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करा है उन्होंने। तो ये बता रहे हैं कि गारमेंट इंडस्ट्री एक ऐसा केस स्टडी है जहां पे इंडिया के अंदर पोटेंशियल तो था बिकॉज ऑफ इट्स चीप लेबर, बट अच्छे से उस चीज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया और वो पोटेंशियल वेस्ट हो गया। और जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया से बेटर परफॉर्म किया। यहाँ पे कुछ अपना रिसर्च वगैरह की बात करेंगे। इसमें से काम की चीज़ें आपको कैसे लेनी है। पॉलिटिकल वीकली में, ईपीडब्ल्यू में इनका कुछ ऐसे छपा है, प्रिंट हुआ है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि बैरियर टू प्रोग्रेस इज द रिलक्टेंस शोन बाय कैपिटलाइज टू मॉडर्नाइज इट्स फॉर्म। बहुत अच्छा पॉइंट है। आप इस पॉइंट को जनरलाइज भी कर सकते हैं, जो कि टाइटल भी इस आर्टिकल का कहा जा रहा है कि फर्म्स जो हैं अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, नई चीज़ों को लेकर के नहीं आ रहे हैं। और इसकी वजह से एक ये जो है इनका जो रिलक्टेंस है, मतलब अवरोध बना हुआ है, दे आर हेजिटेटिंग टू मॉडर्नाइज देमसेल्व्स, और इसकी वजह से प्रोग्रेस जो है उन फर्म्स का, उस इंडस्ट्री का धीमा है, रुका हुआ है। They lack ambition to go beyond the limited advantages that low wage offers them in the domestic and niche segments of the export market in the garment industry. ठीक है, नीच सेगमेंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि ये नीच सेगमेंट होता क्या है। तो पर्टिकुलर सपोज कीजिए कि हम एक टोपी बना रहे हैं, ठीक है, या गारमेंट की बात करें तो सपोज कीजिए कि एक शर्ट बना रहे हैं। हमारा जो शर्ट है कॉटन का बहुत अच्छा सा शर्ट है, जो कि गर्मियों में बहुत काम का है, बहुत यूजफुल है। तो एक ऐसा ऐसा नीचे सेगमेंट है जिसपे इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री, अगर कोई सपोज कीजिए कोई कंपनी है जो उस पर काम कर रही है, तो उसको अच्छे से उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए। पर हमारा फोकस है लो वेजेस पे। हमें लग रहा है कि चल ना यार, सस्ती मजदूरी में सारा काम हो ही रहा है, तो क्वालिटी इंप्रूव करने की क्या ज़रूरत है। 5 साल पहले भी वही शर्ट बना रहे थे, 5 साल बाद भी वही शर्ट बना रहे थे। 5 साल पहले ₹100 में बेच रहे थे, आज 110 में बेच रहे हैं। तो टाइम तो खत पार हो रहा है, टाइम निकल रहा है, पर क्वालिटी एज इट इज़ है। और जो दूसरे देशों की कंपनी है, वो अपने आप को इम्प्रूव करके इंडिया से आगे निकल रही है। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनको अपने आप को मॉडर्नाइज करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अच्छा पॉइंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हैज लल्ड इंडियन इंडस्ट्री इनटू स्टूपर। स्टूपर का मतलब क्या होता है? स्टूपर का मतलब मान लीजिए कि बिल्कुल सुन्न हो गया है। क्लोजिंग इट आइट्स आइज टू द वाइडर अपॉर्चुनिटीज एंड द गेपिंग नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल मैनेजरल चेंजेस। कह रहे हैं कि जो मजदूरी इतनी आसानी से लोगों को मिल जा रही है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। संतुष्ट होकर के लल्ड मतलब सुस्त पड़े हैं। वो बिल्कुल सुन्न हो गए हैं और बिल्कुल ये एक ऐसा-सा, आप समझ लीजिए कि एक फिगरी लैंग्वेज है, फ्लावरी लैंग्वेज है। उसमें बता रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए ऐसे कि कोई बंदा बेहोश होकर के मुँह खोल करके, गेपिंग का मतलब मुँह खोल करके मतलब वो बैठा हुआ है, सुस्त है, सोचने समझने की उसकी शक्ति खत्म हो गई है। तो ये थोड़ा-सा फ्लावरी लैंग्वेज है। ऐसे लैंग्वेजेस को आप अवॉइड कर सकते हैं आंसर में लिखने में। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखिए इन चीज़ों को कि ईज़ी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर has led to the industry leaders become lethargic, they are not innovative enough, और टेक्नोलॉजिकल और मैनेजरियल चेंजेस को लेकर के वो अडेप्टिव नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को। दिस हैज अंडरमाइंड ग्रोथ इन ऑल फील्ड्स इंक्लूडिंग न्यू जनरेशन। ठीक है, अभी इसको आईटी सेक्टर से भी कहा गया है कि ये चीज़ सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह ऐसी चीज़ चल रही है। हर सेक्टर में यही चीज़ है। लोग इनोवेशन लेकर के नहीं आ रहे हैं, सस्ते लेबर पे डिपेंडेंट हैं और सुस्ती से अपना काम किए जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कोई सॉलिड ऑब्जेक्टिव नहीं है। लो वेजेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैव रिड्यूस्ड परचेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ वर्किंग क्लासेस आल्सो। अब इसको इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी से भी कनेक्ट किया गया है। चीप लेबर पे हैं, 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। अब आज की डेट में अगर आप देखो तो हमारे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं,
बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। कॉलेज से इंजीनियर बन के निकले और जाकर के किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करा और सैलरी मिल रही है 20,000 रुपए। और उस 20,000 की सैलरी पे वो 4-5 साल काम किए जा रहे हैं 5 साल बाद उनकी सैलरी बढ़ के 25,000 हो रही है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं। अब ये लेबर बहुत सस्ता है, 20,000 रुपए में कौन इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहा है। किसी कंपनी में काम करा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, महीने का 20,000 कमा रहे हैं। तो उससे क्या है, अगर सैलरी कम है तो परचेजिंग पावर भी कम है। अब 20,000 है तो उसमें क्या ही खरीद पाएगा बंदा महीने में। 5-7 हज़ार तो उसकी ईएमआई चली जाएगी फोन की। ना घर, ढंग का घर होगा, ना गाड़ी होगी, कुछ नहीं होगा। तो इसका ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि जो चीप लेबर है उसकी वजह से उन व्यक्तियों की, उन लोगों की परचेजिंग कैपेबिलिटी बहुत कम है। इसकी वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट है वो डिप्रेस्ड है। तो ओवरऑल इकोनॉमी से कनेक्ट यहाँ पे किया गया है। स्ट्रेचिंग द लिमिट्स ऑफ द वर्किंग डे, अलाउइंग लिटिल टाइम फॉर रिकुपरेशन of for tired minds and bodies, and having all these driven by the greed for profits and is unconscionable. रिकुपरेशन मतलब स्वास्थ्य लाभ किया, ठीक है। तो कुछ अगेन फ्लावरी सा लैंग्वेज है, कह रहे हैं कि ग्रीड फॉर प्रॉफिट के लिए कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं और बेसिक चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड द इंडस्ट्री गेन्स इफ एनी आर ओनली इन द शॉर्ट रन, ठीक है। इन द लॉन्ग रन द स्वेलिंग रैंक्स ऑफ impoverished वर्कर्स विल स्ट्रैंगल द इंडस्ट्री, लीविंग इट gasping फॉर इनोवेशन एंड ग्रोथ। कह रहे हैं कि ये जो चीप लेबर पे फोकस किया जा रहा है और इनोवेशन और नई चीज़ों को लेकर के जो रिसेप्टिबिलिटी कम है, उसकी इसके लॉन्ग टर्म में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाले हैं। अल्टीमेटली जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल डेथ बेड पे चली जाएगी, खत्म होने की कगार पे आ जाएगी, बिकॉज जो बाकी के देश हैं वो हमसे बहुत बढ़िया compete कर रहे हैं और बहुत आगे निकल जाएंगे और हम उसी साइकिल में वहीं पे फंसे के फंसे रह जाएंगे। तो ओवरऑल एक आर्टिकल था, आर्टिकल तो इस तरीके से खत्म होता है बट ये ओवरऑल आर्टिकल था। इस आर्टिकल में अगर आप देखें तो ओवरऑल जो फोकस रहा वो ये रहा कि इनोवेशन का इंपॉर्टेंस बहुत सॉलिड है। जो कंपनीज हैं वो अडेप्टिव होनी चाहिए, रिसेप्टिव होनी चाहिए इनोवेशन को लेकर के। इनोवेशन चाहे टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हो, इनोवेशन चाहे वर्क मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो, ठीक है। किसी भी तरीके से, हर तरीके से इनोवेशन को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। सिर्फ वर्किंग आवर पे फोकस ना करें, आप प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दें, ठीक है। तभी जा करके उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, उस पर्टिकुलर कंपनी को बेनिफिट होगा, वो आगे जाएगी और तभी जा करके कंट्री भी आगे बढ़ पाएगी। तो ये था ओवरऑल क्रक्स। इसके कुछ जहाँ मैंने बहुत जगह पे कुछ बेसिक से इश्यूज और की पॉइंट्स बताए हैं, आप और इनकी मैं एक समरी भी यहाँ पे दे रहा हूँ फॉर योर रेडी रेफरेंस।